we now move to our next segment using the fishbowl format, where we will invite young people as speakers, and we will engage in conversations on gender leadership and change making. And here we are really committed to centering youth voices and dialogue. So, moderating this conversation for you today will be Anmol and I. Sorry, yeah, Anmol and I will be doing this in 2 rounds. So हम इसको 2 राउंड में करेंगे. हर राउंड में 3 स्पीकर हैं and they will share their insights, and then we will open the stage for a couple of youth leaders from the audience to share their experiences and insights before moving on to the next question. So हम 2 राउंड में करेंगे. पहले राउंड का सवाल हम पूछेंगे और 20 मिनट तक हम उन स्पीकर्स के साथ रहेंगे और 10 मिनट हम स्टेज ओपन कर देंगे. रूम में कोई यंग व्यक्ति अगर अपना स्टेज में आके रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहे उस मुद्दे पे तो वो आ सकते हैं. हम पहले राउंड के स्पीकर्स हैं दीपा पवार. Her pronouns are she and her, founder, Anubhuti Charitable Trust, Ashoka Fellow, a pioneering leader from Gisali nomadic community with 24 plus years of work on gender justice, mental health, and constitutional literacy. Our next panelist is Reushi Ray, they, them, Sappho for Equality, queer activist, social worker, and author with over a decade of experience in community work, peer support, and queer trans advocacy. Asma Khan, she, her, the YP Foundation, an intersectional feminist with 7 years of experience advancing gender justice, SRHR, and youth leadership across diverse geographies. I welcome everyone on stage. तो वेलकम एवरीवन एंड मुझे लगता है कि मैं इन सबको जानती भी हूँ और इन सब के काम को जानती हूँ और जिस तरीके से ये काम करते हैं अपनी समुदाय में और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं वो एक मतलब हमारे लिए वो देखने लायक एक्सपीरियंस है. तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और ये सारे युवा नेता है और युवा नेता रहे हैं और युवाओं के साथ काम करते हैं अलग-अलग संदर्भ में. तो उसी विषय क्योंकि आज का विषय भी था कि युवाओं के साथ हम किस तरीके से जुड़ते हैं, हम अलग-अलग तरीके से जुड़े हैं. तो अभी हम सुनने वाले हैं, हम पूछने वाले हैं आपसे. हमारा पहला आज का पहला राउंड का थीम है कि जब हम युवा युवा नेतृत्व की बात करते हैं, यूथ लीडरशिप की बात करते हैं और जब हम कोई प्लेटफ़ॉर्म में आने की बात करते हैं, चाहे वो कोई प्रोग्राम डिज़ाइनिंग की बात हो जाए या स्पेस लेने की बात हो जाए, किसी भी तरीके का कार्य लीड करने की बात हो जाए, युवाओं को बुलाया जाता है. पर क्या सच में युवाओं को नेतृत्व की जगह पे देखा जाता है? क्या युवाएँ सच में माना जाता है कि वो नेता है? और ख़ास करके जब वो युवाएँ मार्जिनलाइज़ समुदाय से आते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से युवाओं नेतृत्व दिखती है? हम पहले राउंड में उस बारे में बात करेंगे. तो मेरा पहला सवाल है मैं सॉरी मैं दीपा से पूछने वाली हूँ. मेरा पहला सवाल है कि जब हम युवा मतलब आपसे हम थीम से जोड़ते ही बात करेंगे कि जब हम युवा नेतृत्व की बात करते हैं, क्या आप अपने आप को पूरी तरीके से डिसीज़न मेकिंग की जगह पे पाए हैं? मतलब कितनी बार पाए हैं? कैसे पाए हैं? नहीं पाए हैं तो क्यों नहीं पाए हैं? तो हम उस बारे में आपसे जानना चाहते हैं. एक्चुअली जय भीम जोहार सबको। और युवाओं के बारे में जब बात होने लगी तब बुजुर्ग थोड़े से यहाँ से कम हो गए। तो हमें लगा कि युवा तो बुजुर्गों की बात सुनते ही आए हैं, लेकिन जब युवाओं की बात होती है तो थोड़े जिसे हम कहें कि जो बुजुर्गों के लाइन में आते हैं वो लोग थोड़े से कुर्सियाँ खाली हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगा कि अगर लोग वो वापस आ जाएँगे तो अच्छा होगा। एक्चुअली काफ़ी क्रिटिकल सवाल है ये। और मैं कहूँगी कि ये सारे सवालों के आंसर जो है ना वो हमारी जीने की राजनीति में और देश की राजनीति में भी जुड़े हुए हैं। देश की राजनीति से लेकर युवाओं को हम भीड़ के आगे देखते नहीं हैं। मतलब युवा जो है वो एक भीड़ का हिस्सा है, वो जमाव है। और एक इस तरह का पॉपुलेशन है जो बिगड़े हुए ही पैदा हुए हैं। और आधा जो बुजुर्गों का टाइम है घर वालों और बाहर वालों का, और फिर हम एनजीओ सेक्टर की बात करें, मूवमेंट सेक्टर की बात करें, तो काफ़ी वन वे प्रोसेस होता है कि जहाँ पे सिखाने वाला ढांचा ज़्यादा रहने वाला है। तो ब्रीफली अगर मैं कहूँ कि सबसे प्रायोरिटी से जो शुरुआत होती है, जहाँ पे मुझे सच्चाई के साथ कमी नज़र आती है, वो ट्रस्ट है। कि युवाओं के ऊपर हम सही मायने में कितना ट्रस्ट कर पाते हैं। हुँ? को लर्निंग की जगह मुझे काफ़ी एम्प्टी नज़र आती है कि वाक़ई में बैठकर युवा
और जिसे हम कहें कि डिसीजन मेकर, पावरफुल पोजीशन में अपना रोल लेने वाले लोग, वो सच में कोर लर्निंग के स्पेसेस को देखते हैं क्या? को लर्निंग नाम तो देते हैं आजकल हम, को क्रिएट, को लर्निंग, मुझे डर लगता है कभी-कभी ऐसे शब्दों से, क्योंकि वाक़ई में उसकी अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या है वो हमें सोचनी होगी। दूसरा, अभी मैं बात करती हूँ इस एक ऐसे लोकेशन की, अगर हम इस भीड़ में भी अगर एक फटाक से हाथ उठा के मैं पूछूँ कि यहाँ पे कितने लोग जो है वो नोमैडिक ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी है जो नोमैडिक ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका सवाल जो है ना, उसका जवाब इसी के अंदर है कि कौन क्यों डोर के अंदर आ नहीं पा रहा है, ठीक है? कि यहाँ पे करीबन हम अभी गिना तो नहीं है मैंने सीट, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक 100 लोगों का कैपेसिटी यहाँ पे होगा और पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं और मेरे साथी आए हुए और हम बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई भी नोमैडिक नहीं दिख रहा है। और शायद 4 से 5 लोग जो है वो समझ में आता है कि वो आदिवासी बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन वो बहुत दूर खड़े हैं। और कुछ लोग जो है वो एससी कैटेगरी से होंगे। मैं कास्ट कैटेगरी की डायरेक्ट बात करती हूँ, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट कैटेगरी के बिना डिस्कस नहीं किया जा सकता है। और हाँ, आगे भी बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं बस आपका ध्यान खींचूँगी कि युवा बस युवा नहीं है अंग्रेज़ी बोलने वाले। युवा बस युवा नहीं है, सवर्ण में अपनी पहचान रखने वाले। भारत बहुत डाइवर्स देश है, लेकिन वो डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करना जो है ना, मतलब हमारे कई साथी बोलते हैं कि अभी हम बस मान्य करने तक पहुँचे हैं, कि हम मान्य कर रहे हैं कि भारत डाइवर्स देश है। हम एग्ज़ीक्यूशन तक नहीं पहुँचे हैं। हम एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे उसको। अभी हमें 2025 लगा है। इतनी फेमिनिज़्म की वेव आके गई, हमारी साथी तो 9th वेव तक चली गई है। वो वेव के अंदर हम कहाँ थे, हम खुद को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम उस वेव के अंदर थे ज़रूर, लेकिन उस तरह से रिकॉग्नाइज़ नहीं किए गए। तो मैं काफ़ी बात करती हूँ कि हम मेहनतकश औरतों के फेमिनिज़्म के बारे में किस तरह से सोचेंगे, जो श्रमजीवी औरतें हैं, जो ग्राउंड में हैं। तो इन शॉर्ट कहा जाए, तो मान्य करने के आगे मतलब एक प्रिविलेज आइडेंटिफिकेशन जहाँ से होता है, जो कास्ट से आता है, धर्म से आता है, मेजॉरिटी से आता है और क्लास भी उसके अंदर अपना रोल परफ़ॉर्म करती है। वो अपने आप में प्रिविलेज वही समझते कि हम मान तो रहे हैं, राइट? जैसे हम कास्ट कैटेगरी में बोलते हैं, हम आपके साथ खाना तो खा रहे हैं। युवा के बारे में भी ऐसे ही होता है कि हम आपको देखने तो लगे हैं। तो ये जो पावर हायरार्की है वो बहुत ही देखा जाए तो विषारी है, पॉइज़निंग है। और सही मायने में सोचिए कि अगर इस हॉल में कोई नहीं है, इसका मतलब सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जो ईंटें उठाने वाले हैं वो युवा ग्राउंड के हैं, लेकिन ईंटें बनने के बाद जो बिल्डिंग बन रही है उसके टॉप फ्लोर पे वो युवा नहीं है, बिल्कुल भी। वो हमें समझना होगा। थैंक यू दीपा। आई थिंक आपने जिस तरीके से बोला मैं अलग से कुछ जोड़ नहीं सकती इसके साथ। मैं बस आपके ही सवाल को आगे लेके जाऊँगी और श्रेयोशी से पूछूँगी कि हम बात कर रहे थे आपने बहुत अच्छी तरीके से रूम में कौन है और किस पहचान के व्यक्ति बैठे हैं। सच में मतलब उस बारे में मतलब ऐसा जब हम सोचते हैं और कभी-कभी मतलब यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, साथी हैं, जो उनसे भी बात हो रही थी। वहाँ पे भी पता चल रही थी कि हाँ, मतलब हम बहुत कुछ करे हैं, पर सच में कहाँ तक करे हैं, वो सवाल अपने हम सबसे पूछा। अ, श्रेयोशी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम पहचान की बात कर रहे हैं, सामाजिक पहचान की बात कर रहे हैं। तो दीपा ने ये कहा कि हर पहचान की व्यक्ति मार्जिनाइज़ पहचान के व्यक्ति है ही नहीं। पर जब होते हैं, उनको किस तरीके से देखा जाता है? क्या उनको अपनी पहचान में ही अच्छा आप इस पहचान के व्यक्ति हो इसीलिए इस पैनल में बैठोगे या फिर आप इस पहचान के व्यक्ति हो इसीलिए इस रूम में अभी उस समय आओगे? क्या अभी आपको मतलब कभी ऐसा मुझे क्या लगता है कि पहचान के साथ जो सामाजिक पहचान है, जो हास्य में है, कभी ऐसा होता है या नहीं? आप अपने अनुभव अगर शेयर करेंगे। रीजू ने जो पूछा मुझसे कि हाँ, बिल्कुल टोकन रिप्रेजेंटेशन तो होती ही है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि प्राइड मंथ आते हैं तो हर तरह के फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं, तो बोलने लगते हैं आओ तुमको नौकरी देते हैं, तुम लोग ले आओ। जाते हैं हम, बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ है, नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत ही एस्टेब्लिश कंपनीज़ है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, और भी सेक्टर्स में है। तो बुलाते ही 1 साल जाते ही उनको अ, उनका नौकरी चला जाता है। तो हम जब पूछते हैं तो आपने हमें बताया क्यों नहीं कि इनका नौकरी क्या समस्या हो रहे थे? शायद हम भी
उनसे कुछ बात कर सकते थे। तो बोल रहा कि वो लेट आता है, वो टॉयलेट जाने के लिए वो 1 घंटा लगा देता है। तो हम इंक्वायरी किया तो हमने देखा कि उस जगह पे कोई टॉयलेट है ही नहीं जहाँ वो जा सके। क्योंकि उनके लड़कियों के टॉयलेट में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उ सब उसे घूरते हैं, सब उसे नज़रअंदाज करते हैं, सब उसे बहुत तरीके से सेक्सुअल और वो वर्बल अब्यूज़ होता है। और वो लड़कों के टॉयलेट में जाने में उनको कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते हैं, तो उनको 12 से 14 घंटा टॉयलेट ऐसे ही रुक के रखना पड़ता है। पानी बहुत ही कम पीते हैं ये लोग। और ये कौन-सी नौकरी की बात करते हैं, ये कोई व्हाइट कॉलर वाला जॉब नहीं है। ये सब 10,000, 8,000, 5,000 वाला जॉब है, जो वेयरहाउस में घुसते हैं आप, पूरा दिन वहीं बिताते हैं, आपको सनलाइट भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कौन है जो जो होमलेस है, जो जिनके जेंडर आइडेंटिटी के वजह से उनको घर से निकाला गया है, या वो सालों भर उसके ऊपर वो करेक्टिव रेप होता गया है कि ठीक है तुम लेस्बियन हो, तुम एक बार एक लड़कों से सो जाओ तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम स्ट्रेट हो। इसका इसका ये कौन सुनेगा? पुलिस के पास कौन जाएगा? कि क्या मैं जाऊँगी पुलिस के पास बोलने के लिए कि मेरा माँ-बाप मुझे, मेरे घर में एक लड़का घुसा रहा है, मुझे सोने को, कोई विश्वास करेगा क्या? पुलिस के पास हम भी जब जाते हैं, पुलिस यही बोलता है कि उनके माँ-बाप तो उनके भले के लिए शादी करवा रहे हैं, तो तुम क्यों इसमें टाँग अड़ा रही हो? क्योंकि वो लड़की सिर्फ़ उस घर की संपत्ति नहीं है, उस गाँव की संपत्ति है, उस राष्ट्र का संपत्ति है। तो उस वो नहीं जा सकती है ऐसे, वो सेक्सुअलिटी एक उसके उसका उसका वो वही कैद है। इट इज़ अ ओपन प्रिज़न। वी नो देयर इज़ अ वे आउट, बट वी कांट गो आउट। क्योंकि हमारे जो संबंध है वो ब्लड और मैरिज, ये दोनों ही डोमिनेट करता है इकोनॉमी को। आप चाहो भी तो नहीं जा सकते हो। आप चाहो भी तो आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी। आपको बहुत महीनों सालों भर आपको वो साइलेंस सहना पड़ता है कि आपके डिनर टेबल में कोई आपसे बात नहीं करता है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आपके साथ किसी के संबंध है, या आपने कुछ किया है, या कहीं पे आप दिख गए हो, या आपके कॉलेज से कोई फ़ोन आया है। ऐसा तो इस वायलेंस का कोई आर्टिकुलेशन है ही नहीं, जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारे समाज सिस डोमिनेटेड है। तो जब जब ऐसा होता है कि ये प्राइड मंथ का जो इश्यू आता है, जब वो इकोनॉमी से कनेक्टेड हो जाता है, जब उबेर से लेके सब कंपनीज़ अपने कुछ ना कुछ सिंबल को रेनबो बना देता है। हाँ, वो विज़िबिलिटी ज़रूर देता है, लेकिन वो विज़िबिलिटी अगर वो उस गाँव तक जाए तो वो लड़की मर जाएगी। अगर वो गाँव तक जाए तो वो कोई भी, वो लड़की हो या ट्रांस हो या नॉन बाइनरी जो भी हो, वो ज़िंदा नहीं बचेगा। बहुत सारे केसेस में हमने देखे हैं कि हम जब क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए जाते हैं कि तो हमें ये रेजिस्टेंस मिलता है वहीं पे कि जब बहुत कोशिश करके एक मैसेज भेजा है कि हाँ, मेरी शादी हो जाएगी, आप आओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ। वहाँ पे कोई कॉन्सेंट की जगह नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करेगा, पंचायत भी आपके साथ नहीं है। तो हमने मार खाए हैं ग्राउंड पे जाके बहुत अ अ, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? मॉब्ड, मॉ मॉब्ड, हाँ, मॉब्ड हुए हैं। तो क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमारा समाज ट्रांस नेगेटिव, बाई नेगेटिव, होमो नेगेटिव, इस्लामोफोबिक, कास्टिस्ट, ये सब है, और ये सब अंतर में जुड़े हुए हैं। इसको हमें समझना ही होगा, इस पे विश्वास लाना ही होगा, ना तो हम सच को नहीं देख पाएँगे। हम सोच रहे हैं कि हम सच को देख पा रहे हैं। अगर हम बाइनरी के लेंस पढ़े, तो क्या हमें वो दूर का तारा देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा, हमारा चश्मा बदलना पड़ेगा। हमें मैं एक माइक्रोस्कोप को लेके हमें दूर का ब्लैक होल नहीं देख पाऊँगी, मुझे एक टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। तो दूसरों के लाइफ को समझने के लिए मुझे उसके शू में घुसना पड़ेगा, उसके ज़िंदगी को महसूस करना पड़ेगा। शायद हम महसूस टर्म भूल भूल चुके हैं, और सभी जो हम पिंक इकोनॉमी में देखते हैं, एक प्रैक्टिस के जैसा हो गया है, यार चलो कुछ तो लाओ, अच्छा 2 पैनल खड़ा करना है, चलो 2 जोन ट्रांस दे दो। हमें बहुत सारे लोग अगर, अरे हाँ, हमें एक ट्रांस मैन चाहिए और एक लेस्बियन, ये क्या गोडाउन है क्या? मैं निकाल के दूँ, एक ट्रांस मैन और एक ट्रांस, ऐसा नहीं होता है। और वर्ड्स भी ऐसे बोलते हैं कि तो अरे ट्रांस नहीं बोलो, एक ट्रांस पर्सन, थोड़ा तो डिग्निटी लाओ। तो एक ट्रांस पर्सन बोलने में कितना कोशिश होता है। ट्रांस पर्सन एक एक डिग्निटी देता है, यही कि हम सिर्फ ट्रांस नहीं है,
हम ट्रांस मेरा एक सत्ता का एक पार्ट है, मैं और भी कुछ हूँ, तो वो रिड्यूस कर देना कि यही तुम हो और उसमें ही कंसोलिडेट करके आपको देखा जाए कि तुम एक पैकेज हो। और ऐसा ही जो नैरेटिव है इसको ब्रेक करना, तो हाँ, हमने युवा जो हमारे युवा नेता हैं, जो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं सब युवा नेतृत्व को हम अगर देखें तो उसे भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डाइवर्स लेंस से देखना पड़ेगा कि कैसे हम युवा नेतृत्व को देख रहे हैं। क्योंकि हम फ्रेंडशिप से चोज़न फैमिली बनाते हैं, तो चोज़न फैमिली बनाना भी एक नेतृत्व है। विदाउट लीडरशिप यू कैन नॉट मेक अ चोज़न फैमिली। और हिस्टोरिकली क्वेयर ट्रांस लोग ने अपने फैमिलीज़ बनाए हैं, अपने चोज़न फैमिलीज़ बनाए हैं थ्रू फ्रेंडशिप। सो फ्रेंडशिप इज़ अ रेडिकल एक्ट वेर दैट कैन ब्लर ऑल दीज़ ये। क्योंकि मैं बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली से हूँ। मैं मुर्शिदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट टाउन से हूँ जो बॉर्डरिंग बांग्लादेश इन वेस्ट बंगाल। मैं इतना कंज़र्वेटिव थी कि मेरे माँ-बाप ने किसी के कोई दोस्त नहीं थे मेरे। दोस्त जो भी थे माँ-बाप चुन के देते थे कि तुम उसके साथ बात करो, क्योंकि वो हमारे समुदाय के हैं। अगर समुदाय के बाहर कोई हो, कोई मुस्लिम हो, बहुत सारे पे हैं कि वो फ्रेंडशिप्स हमारी फैमिली ने इंश्योर किया कि वो सर्वाइव ना करे। तो फ्रेंडशिप करने से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये ही एक एक्ट है जो ये ब्लर कर सकता है। तो वो फ्रेंडशिप पढ़ने से प्रॉब्लम में पड़ना है ना, तो मैं देखूँगी कैसे? इतना डर, हाउ हाउ फियरफुल कैन फियर बी? इतनी डरी हुई थी, तो इतनी फियर भी कितना दयालु हो सकता है वो देखना था मुझे। इसीलिए शायद हम जो भी युवा है क्वेयर ट्रांस लोग हैं, वो फ्रेंडशिप्स पे ज़्यादा मायने रखता है। वो ट्रस्ट, जैसे दीपा जी ने कहा कि ट्रस्ट और फ्रेंडशिप ये दोनों हमारा पॉलिटिकल प्रैक्टिस है। थैंक यू श्रेयोशी। आई थिंक आफ्टर एवरी स्पीकर आई एम लेफ्ट टू सो स्टन्ड कि मैं आगे मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि मैं आगे क्या बोलूँ। आई थिंक दोस्ती की बात करें, आई थिंक कोई भी अगर किसी भी तरीके का मूवमेंट की बात करें, फेमिनिज्म की बात करें, दोस्ती के बिना तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक क्वेयर ट्रांस इंसानों ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाए हैं किस तरीके से चोज़न फैमिलीज़ हम लोगों को बचाए हैं। अम, आसमा, मैं आपके पास आती हूँ। आई थिंक आइडेंटिटी की विज़िबलाइज़ेशन की बात हो रही थी कि जब हम आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, कहाँ पे वो विज़िबल होती है, कब विज़िबल होती है, किस प्लेटफ़ॉर्म में हम उसको विज़िबल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनविज़िबलाइज़ेशन की बात करूँगी। आप एक युवा नेता हो, आप काम करते हो, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दे पे ही काम करते हो और आप खुद एक मतलब बहुत सारे इंटरसेक्शनल पहचान के साथ आते हो। तो हम जब उस बारे में बात करेंगे, आप जब उस बारे में बात करेंगे और आप जब अपने काम के क्षेत्र में बात करेंगे, तो आप क्या देखते हो कि आपकी आइडेंटिटी इनविजिबलाइज़ हो रही है और कहाँ वो इनविजिबलाइज़ हो रही है? क्या आपको कभी लगता है कि ठीक है, इस समय मैं एक मुसलमान औरत, मुझे देखा जा रहा है, पर इस समय नहीं, मैं बस सिर्फ़ औरत हूँ। वो एक एक संदर्भ की सुविधा से आपकी पहचान चुनी जा रही है। आपको क्या लगता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि हम इनविजिबलाइजेशन के बारे में जब बात करते हैं तो मेरा ध्यान वापस से बार-बार विजिबलाइजेशन पे ही जाता है क्योंकि वी आर द पीपल लुकिंग फॉर इट। और जब विजिबलाइजेशन के स्ट्रगल को हम कर रहे होते हैं, उस स्ट्रगल से हम निकल कर आ रहे होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अब के दौर में देखें, स्पेशली फॉर मी जो अलग-अलग स्पेसेस में जा पाती हूँ, दिखने लगी हूँ, बात करने लगी हूँ, अब ये समझ में आता है कि विजिबिलिटी इज़ नॉट इनफ। बिकॉज़ विज़िबिलिटी गारंटी नहीं करती हमारी एक्सेसिबिलिटी को। हम यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं वो अलग-अलग संस्थाओं से आने वाले लोग हैं। हम फेमिनिस्ट मूवमेंट से आने वाले लोग हैं। हमने कई सारे लोगों को अलग-अलग तरीके से काम करते हुए देखा है। बट यहाँ पर जब मैं ये देखती हूँ कि मार्जिनलाइज़ेशन से आने वाले अलग-अलग मार्जिनलाइज़ेशन से आने वाले जो लोग हैं, ख़ासकर युवा साथी, उनकी विज़िबलाइज़ेशन की तो बहुत ज़रूरत हो रही है। जैसे कि आपने भी बताया कि कुछ टोकन है, कुछ जगहों पे कुछ सीट्स हैं, वहाँ पे आपको बुलाना है। बट माय कंसर्न व्हाइल वर्किंग इन सच स्पेसेस जहाँ पर कम से कम विजिबलाइजेशन होने के बारे में बात होने लगी है, वहाँ मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन का इंटेंशन क्या है? आई विल क्वेश्चन दैट इंटेंशन कि रिप्रेजेंटेशन की बात तो होने लग गई है। रिप्रेजेंटेशन होना पड़ेगा, होना चाहिए, दिखना चाहिए, दोनों वेज़ में कि मैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आती हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, तो मेरे
ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो कहीं पे जाकर सुनाना है या वो कहीं पे जाके बताना है। आई एम ओके, वी वांट टू बी हर्ड। एज़ लीडर्स वी वांट टू बी हर्ड, एज़ यंग पर्सन वी वांट टू बी हर्ड। लेकिन अब आई स्टार्टेड आस्किंग, जो मैं कहने वाली हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मेरे बोला हुआ आप नोट कर रहे हो, उससे करने क्या वाले हो? मुझे वो जवाब जब तक नहीं मिलेगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है उस रिप्रेज़ेंटेशन में कंफ़र्टेबल होने के लिए। मैं उस रिप्रेज़ेंटेशन में कंफ़र्टेबल नहीं, उसी को टोकन कहते हैं एक्चुअली। तो अगर मैं अपने काम की जगह पे हूँ, अगर मैं इस तरीके के मंच पे हूँ जहाँ पर हमें ऐसे गंभीर मुद्दों पे बात करनी है, या मैं शायद किसी पॉलिसी मेकिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा रही हूँ, तो मेरे लिए सवाल यही है कि इनविजिबलाइज़ेशन से विजिबलाइज़ेशन की जर्नी कैसी होती है, हम मुस्लिम, दलित, आदिवासी लोग समझते हैं। हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना। कमिंग फ्रॉम भोपाल, जहाँ पर शायद ये भी नहीं पता था कि सोशल सेक्टर होता क्या है, फिर किसी जगह पे जाना, फिर फेलोशिप्स करना, कई पचासों तरीके की फेलोशिप्स करना। आई डिड अ लॉट ऑफ फेलोशिप्स, एफपीएआई में फेलोशिप किया, वाईपी फाउंडेशन में कई सारे फेलोशिप्स किए। कई सारे और प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ते-जुड़ते पता नहीं था कि कहाँ पहुँचेंगे। आई थिंक यंग पीपल जो शायद विशेषाधिकारों के साथ आते हैं या फिर किसी तरीके के प्रिविलेजेस के साथ आते हैं, खासकर जाति के, क्लास के, रीजन के, भाषा के, शक्ल सूरत के प्रिविलेजेस के साथ आते हैं, जो ट्रेडिशनली एक तरीके से बनाया गया है कि कैसा दिखना होगा, कैसे कपड़े पहनने होंगे। उनका कोई डेस्टिनेशन है, उनको कोई रोजाना बता रहा है कि तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो बनना है, तुम्हें ऐसा दिखना है। लेकिन मार्जिनलाइज्ड यंग पीपल के लिए वो डेस्टिनेशन नहीं है, हमें फिगर आउट करना पड़ता है। हमें हर रोज नेविगेट करना पड़ता है, पहले सर्वाइवल के बारे में, फिर सर्वाइवल के बाद सपने। सपने पहले आ ही नहीं सकते सर्वाइवल से। तो आप सोचिए कि जर्नी कितनी अलग-अलग जा रही है। अब ऐसी जर्नी तय करते हुए हम किसी काम की जगह पे पहुँचे हैं, उस काम की जगहों पे डाइवर्स लोग हैं, हर तरीके के लोग मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। वहाँ पर इनविजिबलाइज़ेशन कैसी दिखती है, वो बहुत जैसे आप भी कह रहे थे, बहुत भयानक है। बिकॉज़ यू आर काउंटेड एज़ पर्सन जो एक मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी से आए हो, और शायद आपको बताया जा रहा है आप हो भी यहाँ इसलिए ही। बट व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? उसके बाद या उसके अलावा क्या? मैं एक इंसान हूँ विथ सर्टेन स्किल्स, क्या मुझसे उसके अलावा, मेरी मार्जिनलाइज़ेशन के अलावा, उससे जोड़ते हुए, उन संघर्षों से जोड़ते हुए ये पूछा गया कि क्या मुझे आइडिएट करना आता है? क्या मुझे लिखना आता है? क्या मुझे बोलना आता है? क्या मुझे पढ़ना आता है? क्या मैं रिसोर्स मोबिलाइज़ कर सकती हूँ? या मैं किसी पैनल पे बैठ सकती हूँ? हर बार मुझे अगर चिल्ला-चिल्ला कर हर जगह पे बताना पड़े कि सी लिसन, मैं भी ये कर सकती हूँ, तो इट्स नॉट वैलिड और गुड इंटेंशन वाला विजिबिलिटी व्हिच आई फील। तो आई ऑलवेज़ लाइक चैलेंज दिस काइंड ऑफ विजिबिलिटी। आप लोगों ने मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ जुड़ते हुए जिस तरीके से आप मुझे लगता है कि हम लोगों को भी यहाँ पे चुनौती दिए है कि किस तरीके से हम काम करते हैं। अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर को कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आपको मतलब युवाओं की पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट सेक्टर में जिस तरीके से होती है मतलब होने वाली है आगे, फ्यूचर की जब हम इमेजिनेशन भी करते हैं, तो आपका कोई मैसेज है हम लोगों के लिए? 2-3 चीज़ें मुझे एक लगता है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कि एक्चुअली आज जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर जो बना है, ग्रास रूट से लेकर लोकल और ग्लोबल लेवल पे, उसका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन किसका है? हुँ? वो लिखने वाले, हम हमेशा कहते हैं दलित एंटी कास्ट एक्टिविस्ट, कि जिनके हाथों में पेन था उन्होंने लिखा, बस वो जिनका डेटा है उनका नाम लिखना भूल गए। है ना? मतलब हम वहाँ पे ऑथर आप बन गए, बस मैं आर्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टोटली ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रही हूँ, जहाँ पे प्रैक्टिसेस है, एक्शंस है, बिलीफ सिस्टम्स है, स्ट्रैटेजीज़ है। एनजीओ के सेक्टर में हम कई सारी बहुत आइडियल और ऊपर के लेवल की बात करते हैं, लेकिन वो पनपती तो ग्राउंड से ही है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, तो वहाँ पे हमें कितने वो लोग मिलेंगे ग्रास रूट के, जो नोमैडिक है, माइग्रेटरी आदिवासीज़ है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, हमारे जिसे हम कहें लैंगिक अल्पसंख्याक है, उनके नाम आपने कभी भी देखे हैं? तो मेरा एक बहुत कंसर्न है कि सोशल डेवलपमेंट सेक्टर ने कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग से अकाउंटेबल होना चाहिए। बस अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे राइट है एक्चुअली। अगर आप कोको कोला कंपनी का ब्रांड यूज़ करते हो, आपके ऊपर केस कर सकते हैं, राइट? आदिवासियों के कितने नैरेटिव जो है वो ग्लोबल लेवल पे रिपोर्ट में जा रहे हैं। उन्होंने कभी केस नहीं किया है किसी के ऊपर, और इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं थी। जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगी,
तब मुझे लगा हमें तो बुड़बक ही बना के रखा है। यहाँ पे जिनको भूख लगी है, जो सदियों से भूखे हैं, उनके सवाल वो रख रहे हैं जिन्होंने फूल पेट भरकर डकार दे रहे हैं। और वो बोल रहे कि भूख ऐसे लगती है, ठीक है? भूख ऐसे लगती है, देखो भूख लगती है तो ऐसे अस्वस्थ होता है, ऐसे चक्कर आती है। वो भूख लगने वालों से ज़्यादा चिल्ला कर बोल रहे कि भूख कैसे लगती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटेलेक्चुअल चीज़ों के बारे में क्या होगा, लेबर जो दे रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, जस्टिस अकाउंटेबिलिटी मैं बोल रही हूँ। जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे जैसे रिजर्वेशन के कैटेगरी में होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में आपको नौकरी तो मिल जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो वर्किंग स्पेस आपको हमेशा बताता है कि आप सरकार के जमाई हो। क्या सोशल डेवलपमेंट सेक्टर ये नहीं करता है? सरकारी क्षेत्र में बताया जाता है ना तो सरकार सा जमाई है। मतलब आप अपने काबिलियत से नहीं आए हैं, आप इसलिए आए हो क्योंकि आप मार्जिनलाइज हो। तो इंटेंशन से ज़्यादा मैं पूछूंगी, जैसे किसी के घर में कोई मर जाता है ना, वो 13 का खाना देता है। वो खाना इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो आपसे हमदर्दी रखता है, वो खाना इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पुण्य लगे। ठीक है? तो इस तरह का एटीट्यूड थोड़ा हमारे सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में भी है कि हम अगर जगहें थोड़ी बहुत भी स्पेसेस जो है वो क्लियर कर रहे हैं, एक्चुअली धक्का मारना पड़ रहा है, क्लियर कोई भी नहीं कर रहा है, धक्का मारना पड़ रहा है थोड़ा-सा। और वहाँ पे वो एटीट्यूड है कि कॉम्पिटिशन है कि हम कैसे बताएँ कि हम डाइवर्स हैं, है ना? स्पर्धा है कि हम कैसे बताएँ कि हम इंक्लूसिव है। और इंक्लूसिवनेस जस्टिस के बिना, सर्वसमावेशक ये शब्द मुझे न्याय के बिना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर्वसमावेशकता ये न्याय के बिना नहीं हो सकती है। दूसरा है कि ये क्यों हार्ड है, क्योंकि एनजीओज़ कहाँ से आए हैं? देखा जाए तो वो बहुत ट्रस्ट और चैरिटी एटीट्यूड से आए हैं। उसको राइट बेस्ड होने के लिए टाइम लगा है। तो ये कल्चर बिल्ड है हमारे इर्द-गिर्द और सिखाने वाले बड़े-बुजुर्ग हैं, और कहा जाए तो वो सवर्ण बैकग्राउंड से आने वाले ज़्यादा हैं। कि कोई अगर लीडर आता है जो बुजुर्ग है तो उसके इर्द-गिर्द 100 लोग होने चाहिए और उसका आसाराम जी बापू की तरह हमने टॉक जो है वो सुनना चाहिए। मैं देखती हूँ इस तरह की चीज़ें। और यूथ वो पैटर्न जो है, मतलब क्रिटिक नहीं करना है, सवाल नहीं पूछने हैं। आपके जो पैटर्न थे वो गलत थे, हम पूछ नहीं सकते हैं। और छोटी-छोटी जगहों पे आप सैटिस्फाइड हो जाइए। आपको पैनल पे आपके ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, आप सैटिस्फाइड हो जाइए। आपको कोई फ्लाइट का टिकट दिया है, इतनी ज़्यादा चीज़ की है, आप सैटिस्फाइड हो जाइए। ठीक है, आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप दी है, आप सैटिस्फाइड हो जाइए। किसी रिपोर्ट के अंदर आपका फ़ोटो और नाम आया है, आप सैटिस्फाइड हो जाइए। मैं बहुत मतलब इंटरसेक्शनैलिटी में बात कर रही हूँ कि जहाँ पे एक सुपरस्टिशन का फ़ॉर्मूला चलता है ना, जो आपका सैटिस्फिकेशन बहुत आर्टिफ़िशियली तय करता है। उसी तरह सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का जस्टिस फ्रेमवर्क का सैटिस्फिकेशन क्या होगा? तो उसका सरल और सिंपल सवाल है, जिनके अनुभव है अभिव्यक्ति उनकी ही होगी। ठीक है? सरल और सादा सवाल है, जिनके अनुभव है अभिव्यक्ति उनकी होगी, जिनका दुःख है रखेगा भी वही। ठीक है? इसकी अकाउंटेबिलिटी अगर कोई आती है तो क्या हम वो ले ले सकते हैं? क्योंकि साथियों वो पावर वॉक को बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पोजीशंस छोड़ने होंगे। आपको फंडिंग कम्युनिकेशन में ग्रास रूट के लोगों को छोड़ नहीं देना पड़ेगा। आपको खुद को हटना पड़ेगा बाजू में, आप कैसे हटोगे? राइट, वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे नाम है, वहाँ पे क्रेडिबिलिटी है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप की चीज़ें हैं। तो बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आखिर हम भी तो एक पैट्रियार्की का ढाँचा है। राइट? किस तरह से होगा वो सोचने वाली बात है, लेकिन अगर हम पैट्रियार्की के बारे में बात करते हैं तो इंटरनल सोशल डेवलपमेंट और मूवमेंट के अंदर के पैट्रियार्की की भी हमें बात करनी ही होगी, उसके बिना नहीं होगा। अगर हम देखें तो ये जो युवा का जो एक पॉपुलर इमेज है वो बहुत एबलिस्ट है कि वहीं पे वो खड़ा हुआ है और वही सब जगह हम ही रेप्लिकेट करते हैं। हमें लग रहा है कि हाँ, हम इसे रेज़िस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम और भी रेजिमेंटेड प्रैक्टिसेस में जाते हैं। और देखा जाए कि मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ में भी जब लीडर्स आते हैं तो वो भी होते हैं अपने मन में ही जो अ, সংকীর্ণতা কে কি বলে? जो माइंड का जो नैरोनेस है, तो वो भी वहीं पे जाते हैं, वो साथ लेके जाते हैं। जैसे कि दीपा जी ने बोला कि हम कभी उसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, हम एक कंफर्टेबल जगह पे आ गए हैं। जब हमें बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, तो हम हाँ, क्यों अगर हमें थोड़ा कुछ हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी के साथ वर्क करने में थोड़ा सुविधा मिले, तो क्यों ना हम लें।
लेकिन हम ये क्वेश्चन तो हम और ऐसे भी हेजेमोनिक फेमिनिटी भी है। अगर हम दोनों को ही एक स्पेक्ट्रम में जब देखें, तो ये दोनों को ही हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये एक स्पेक्ट्रम है और हम कौन से स्पेक्ट्रम डोमिनेंट हो रहे हैं, और उसे भी हमें कॉन्शियसली वो प्रैक्टिस लाना पड़ेगा कि उसे उसे कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। अ, पर हमारा स्ट्रक्चर्स जो है वो ऐसे नहीं है। तो रेजिस्ट करना बहुत इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात है, और एबलिज्म को रेजिस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें पता भी नहीं है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ जाके वो ख़त्म होगा। और बहुत कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी है। और जब जब इंटरनल चैलेंजेस की बात है, जैसे कि मेंटल इलनेस या मेंटल इलनेस है, या जो मेंटल डिसेबिलिटी के जब स्पेक्ट्रम में देखें, तो वहाँ पे हम लीडरशिप कैसे देखेंगे? तो बहुत साल आगे एक हमने फिल्म देखी थी, वो उस फिल्म का नाम अभी याद नहीं है, लेकिन एक इमेज था कि वो एक मास एक लीडर है, तो कोई एक लीडर नहीं है, तो मास एक लीडर जैसा है, जो एक बंदूक को रेजिस्ट कर रहा है और वो घूम रहा है एक साथ। तो जैसे हम हिंदी फ़िल्म्स में देखते हैं को कोई एक जाके रेस्क्यू कर रहा है, तो ऐसे इमेज, तो वो इमेज मेरे अभी भी है कि वो मास को कैसे लीडर हो सके, अगर वो हमारा इच्छा है। पता नहीं उसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो इमेज मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, शायद वो हम कुछ ऐसे मेथड्स निकाल सकें कि जिससे हम वो लीडरशिप को डाइवर्सिफ़ाई करके हम देख सकें कि हाँ, कोई बोल रहा है कि वो नहीं है कि वही सब कुछ जानता है। और भी क्षेत्र है जहाँ पे और भी क्वेयर ट्रांस लोग काम कर रहे हैं। कोई ग्राउंड क्राइसिस में है, उनको उनको वो कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह पता है। उनको पता है कि वो जो सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी में है, उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है। और क्वेयर कम्युनिटीज़ में हर कोई क्वेयर कम्युनिटीज़ में भी इस्लामोफोबिक भी लोग हैं, कास्टिस्ट लोग हैं, तो क्या करोगे तुम उन लोगों के साथ? तो तब तो फ्रैक्चर्स है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं। जब हम फेमिनिस्ट लेंस से देखेंगे, तो हमको बहुत सारे फ्रैक्चर्स नज़र आएँगे, और वो फ्रैक्चर्स को एक्नॉलेज करना सबसे आगे का बात है कि हाँ, फ्रैक्चर्स है। इतना देर तक अगर जाए तो शायद बात करने की जगह, क्योंकि अभी तो इंटॉलरेंस का ज़माना है, इंटॉलरेंस तो बढ़ता ही जाएगा। तो उसे कैसे हम होल्ड कर सकें, वो होल्डिंग स्पेस की बहुत ज़रूरी है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे संगठन में कि थोड़ा और जो डायलॉग की स्पेस है वो ओपन अप किया जाए। जैसे कि क्राइसिस जो है, जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी क्वेयर लोग हैं, वही आए, आके वही वो लीड करे, और उनको जो भी ऐसा कोई मेथोडोलॉजी है नहीं कि हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न तो है ही, कि अगर आप जाओगे वहाँ के जाके पीट के आओ, ये कोई इसका तो है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि वो मेथड्स को भी अलग तरीके से सोचना है कि उनको छोड़ दो, लेट गो। ये लेटिंग गो बहुत बुजुर्ग लोगों को नहीं आता है, वो बहुत अटैच्ड हो जाते हैं पावर से, तो उसे लेटिंग गो करना एक प्रैक्टिस शायद हमें सबको करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो द आइडिया ऑफ बीइंग मसीहा है, एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन और एज़ एन इंडिविजुअल, वो थोड़ा-सा छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप भी कह रहे हो पावर छोड़ना, और वो बहुत डिस्कम्फर्ट देने वाला है। तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए मेरा मैसेज सबसे पहला तो यही है कि शायद अगर हम चैरिटी कर रहे होते सिर्फ़, पैसे बाँट रहे होते, खाना बाँट रहे होते, कपड़े बाँट रहे होते, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अगर वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और करने का क्लेम करते हैं, तो वी शुड कम आउट ऑफ इट। वो डिस्कम्फर्ट थोड़ा-सा सहना पड़ेगा, लंबा जाएगा, जर्नी है। जैसे लर्निंग एक जर्नी है, वैसे अनलर्निंग भी एक जर्नी है। तो युवाओं को लर्निंग अनलर्निंग को सिखाने के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं। तो संस्थाओं को भी उन अनलर्निंग के साथ थोड़ा-सा रहने की कोशिश करनी चाहिए। पहली चीज़ मुझे ये लग रही थी कहने की। दूसरा, कई बार बहुत सारी संस्थाएँ बचती हैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहने से, भले या इंटरसेक्शनल कहने से, चाहे वो मैंने ऐसा कुछ खतरनाक तो कई बार बहुत सारी संस्थाएँ बचती हैं अपने आप को फेमिनिस्ट और इंटरसेक्शनल कहने से। अपने आप में ये कहना भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो इसलिए ज़िम्मेदारी है कि आप बच इसलिए रहे हो बिकॉज़ यू नो कि इट कम्स विथ सर्टेन बड़ी अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। आप ये नहीं कह रहे हो, लेकिन काम उन्हीं लोगों के साथ कर रहे हो। ये तो ट्रैप है। ये तो ट्रैप है, और ट्रैप अलग-अलग तरीके का है। तो इस ट्रैप से भी हमें खुद को बाहर निकालने की, संस्थाओं को बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी, एंड ऑफ कोर्स
जो बाकी साथी भी बात कर रहे थे कि मार्जिनलाइज्ड यंग लोगों को प्लीज़ केस स्टडीज़ के बाहर निकलने दीजिए। हम केस स्टडीज़ में बने रहने के लिए नहीं हैं। वी आर नॉट द पीपल जिनको आप लिखकर अलग-अलग जगहों से पैसे लेकर काम करें। हम उन केस स्टडीज़ के बाहर निकलकर अपनी केस स्टडी खुद सुनाने के लिए हैं और हम उस ताकत के साथ आते हैं, जिस ताकत पे आप भी बिलीव करता है। यानी बहुत सारे सीएसओज़ इस बात पे बिलीव करते हैं, आप सब जानते होंगे जिसका रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन में काम है, फिलैंथ्रोपीज़ के साथ में काम है, इनोवेशन माँगता है बार-बार फंडर। इनोवेशन लाओ, कुछ एक्साइटिंग लाओ, इनोवेशन लाओ। आप दौड़-दौड़ के बार-बार उन्हीं यंग लोगों के पास, मार्जिनलाइज़्ड लोगों के पास जाते हो उस इनोवेशन के लिए। बट व्हेन इट इट कम्स टू रिपोर्टिंग, व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन, फिर आप एक्सपीरियंस माँगते हैं। ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा, इसका बैलेंस ढूँढना पड़ेगा। थोड़ा-सा इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा-सा व उसके इर्द-गिर्द कन्वर्सेशंस नेविगेट करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी के पास 40 साल का, 30 साल का, मेबी 50 साल का एक्सपीरियंस हो, बट आज के नीड, आज के काम की नीड और संस्थाओं की नीड इनोवेशन है, एक्सपेरिमेंट है और वो आपको भी चाहिए। तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अपने प्रिविलेज के साथ और जगह सबके लिए बनाइए। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। हाँ, हाँ, मतलब बहुत सारे प्रिविलेज का डिस्कम्फर्ट जो है, वो अचानक से हम ये बोले चलो बहुत बढ़िया हो गया, आइडियल प्रिविलेज छोड़ दो अपना, हमको दे दो जगह। इट्स समथिंग क्यों है कि जगह उनकी है? ये मेरा फंडामेंटल सवाल है। जब हम बात करते हैं कि अरे इनकी जगहें छोड़ेंगे, तो इनको कैसे लगेगा? जैसे अगर हम खाते हुए थाली में छेद करेंगे, तो कैसे लग थाली किसकी है? ये हमें सोचना पड़ेगा ना। नहीं, दैट्स ट्रू। जिनको ऐसा लगता है कि हमारी जगह है, वो जगह छोड़कर समझना पड़ेगा वो सबकी जगह है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। सारे माइक्स बंद हो जा रहे हैं। थैंक यू सो मच दीपा, श्रेयोशी एंड आसमा फॉर जॉइनिंग अस। लाइक आपने जिस तरीके से बोला है, इस वक्त हम अगर रूम में से कोई युवा नेता है जो हमारे साथ है, चाहे वो ब्रेक थ्रू से हो, ब्रेक थ्रू के बाहर से हो, अगर स्टेज में हमारे साथ जॉइन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो आके बात कर सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट का वक्त है। हेलो एवरीवन। ऑनेस्टली मेरे पास अभी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहने को ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड यंग। अभी मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रही हूँ, तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। बट उससे ज़्यादा मैं थोड़ा लिव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी यहाँ आकर बोलने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि दीपा मैम ने जब शुरू किया तो उन्होंने कहा जय भीम। तो उससे मुझे ज़रा हौसला मिला और मैंने सोचा कि हाँ, मैं आके 2 बातें कहूँ। तो मैं ये सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगी कि जब हम युवा नेता की बात करते हैं या यूथ लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि सबने कहा कि एक टोकनिज़्म है, ठीक है? आप यहाँ आ रहे हैं, आप एक आइडेंटिटी का नेम लेके आ जा रहे हैं कि ठीक है, इस आइडेंटिटी को रिप्रेज़ेंटेशन देने के लिए हमने आपको यहाँ बिठा दिया है। लेकिन जो एक्सपीरियंस वो अपने साथ लेके आते हैं, उसके लिए आपके पास कितनी जगह है? और जो चैलेंजेस उस एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, उनके लिए आपके पास कितनी जगह है? जैसे बहुत सी स्पेसेस हैं, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा-सा कोर्स के हिसाब से बताती हूँ। जैसे मैंने जब इंटर्नशिप वगैरह शुरू की है, तो मैंने वहाँ जाके एक डिफ़रेंस देखा है। आप एक बात कहेंगे ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। जब मैं पहले दिन मेरी इंटर्नशिप के लिए गई, तो वहाँ पर एक सवाल मतलब कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने किसी को कोर्ट में देखा और वो अपने फॉर्मल्स के साथ स्पोर्ट्स शूज़ डाल के आए हुए हैं। अब उसके पीछे कोई भी वजह और उसे एक अनप्रोफेशनलिज़्म का नाम दे दिया जाता है। इसी के तरीके से आपके लाइफ़स्टाइल में मैं लकी हूँ, मैं यहाँ हूँ अभी और ये बात कर पा रही हूँ। लेकिन जिस जगह से मैं आती हूँ मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझसे भी बहुत बेहतर आइडियाज़ हैं लोगों के पास, मुझसे भी बहुत बेहतर उनके पास बातें कहने के लिए है। लेकिन आप कितने रेडी हैं उनके अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, वो आप कितना रेडी हैं स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इवेंचुअली सबको रिजल्ट्स चाहिए, बट उन्हें इंक्लूड करने के लिए यू माइट नीड टू स्लो डाउन। हो सकता है आपको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़े ताकि आप उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम वो हमारी सामने हमारी वो जब उनके चैलेंजेस लेके आ रहे हैं और उसकी वजह से अगर वो बीच में थोड़ा बहुत फिसल रहे हैं, तो उस चीज़ के दौरान भी हम उनके साथ खड़े रहें
और उसके थ्रू भी उनको सपोर्ट करके आगे उनके साथ चलें। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्योंकि इवेंचुअली एज़ अ सेक्टर हमें भी रिज़ल्ट चाहिए। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें, हम और ज़्यादा एक्सपेंशन हो, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन वही इन सब चीज़ों के चक्कर में हम इंक्लूज़न को मिस कर रहे हैं। तो आर वी रेडी टू फॉल? लेट देम फॉल। आर वी रेडी टू स्टैंड विद देम कि हाँ ठीक है, आप आइए। और क्या हम उनके लिए जगह बना सकते हैं, सिर्फ अच्छा करने के लिए नहीं, उनके चैलेंजेस के लिए भी और बीच-बीच में उन्हें फिसलने देने के लिए भी। दैट्स इट। Thank you so much. We can all actually leave. काफ़ी सारी बातें करनी थी और आगे अभी जो हम बात करने वाले हैं, उसमें काफ़ी सारी बातें हमें हेल्प भी करेंगी जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उससे। अम, अभी हम लोग जिनको बुलाने वाले हैं, मैं पहले उनको बुला लेता हूँ। पहले हैं मेरे दोस्त भी हैं वो सुदीप्ता दास। उनके प्रोनाउंस दे देम हैं। दे आर अ दलित क्वेयर फेमिनिस्ट राइटर एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट यूजिंग स्टोरी टेलिंग टू एडवांस जेंडर जस्टिस अक्रॉस एशिया एंड वो गर्ल्स नॉट ब्राइड्स में कम्युनिकेशंस फॉर लर्निंग लीड कर रहे हैं। दूसरे हैं शोई। अम, वो एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। उनके प्रोनाउंस दे एंड देम हैं। वो दलित क्वेयर नॉन बाइनरी सोशल वर्कर हैं, फिल्म मेकर, लीडिंग एसआरएचआर एंड क्वेयर ट्रांस प्रोग्राम्स एट रंगीन खिड़की एंड उनको स्टोरी टेलिंग से एडवोकेसी करने में अलग ही मज़ा आता है। उनका एक पेज है कॉमिक इन क्राइसिस, प्लीज़ फॉलो भी कीजिएगा। एंड तीसरे हमारे साथ है आतुफ़ा खान, जिनके प्रोनाउंस हैं शी एंड हर। वो एक बहुत ही उम्दा साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर हैं जो आई एम वेलबींग एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे काम करते हैं एंड उनका अभी कमिटमेंट है कि मेंटल हेल्थ को ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड बनाना है और डीस्टिग्मेटाइज करना है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी सारी बातें हुई हैं। मेरा नाम अनमोल है, मैं 2 दिन से आपको दिखा रहा हूँ अपनी शक्ल। हाँ, तो काफ़ी बात हुई है अभी। सॉरी, ये थोड़ी हैवी थी कुर्सी। हाँ, तो काफ़ी बात हुई है अभी पहचानों को लेकर, युवा नेतृत्व को लेकर। और हमने कई बार देखा है कि जभी भी युवा नेतृत्व की बात आती है तो कहीं न कहीं से एक इमेज बन जाती है कि अरे वो बहुत इमोशनल हैं। वो वल्नरेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वेट देते हैं और कहीं न कहीं उसकी वजह से काम रह जाता है। तो वो वाली बातें कई बार आती हैं और क्योंकि हम यहाँ पे युवा को सिर्फ़ एक होमोजीनियस एंटिटी के जैसे नहीं देखते, समझते, कोशिश भी कर रहे हैं अपनी समझ बढ़ाने की भी और काफ़ी सारी चीज़ें बोली भी हमसे पहले जो थे, बहुत अमेज़िंग लोग उन्होंने। तो शोए मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब हम अपनी लिव्ड रियलिटीज़ का इमोशनल आर्टिकुलेशन करते हैं और उसको अपनी लीडरशिप में फोरग्राउंड करने की कोशिश करते हैं, तो एज़ यंग पीपल वो हमारे लिए कितना पॉसिबल भी होता है, पहली बात। चलिए अगर पॉसिबल है भी, पहली बात तो है या नहीं ये आप बताएँ? अगर पॉसिबल है भी तो उसके लिए हमें कितनी जगह मिलती है या हमें कितने हाथ-पैर मारने पड़ते हैं वो जगह अपने लिए बनाने के लिए? और जब वो हम बना रहे होते हैं, तो क्या कोई सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं और क्या सबसे बड़े बैरियर्स होते हैं, स्पेशली अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो? हेलो सभी को और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मेरा हिंदी बहुत अच्छा तो है नहीं पर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा मैं बोल पाऊँ क्योंकि मैं बांग्ला में बात करता हूँ ऐसे। तो पहले जब हम इस टॉपिक में जा रहे हैं मैं पूछना चाहूँगा या फिर हमको एक मतलब आई वांट एवरीबॉडी टू थिंक कि एक्चुअली लीडरशिप होता क्या है? क्या लीडरशिप बस सीईओ होना होता है, प्रोग्राम डायरेक्टर होना होता है, प्रोग्राम मैनेजर होना होता है या फिर हम सब में कहीं न कहीं एक लीडरशिप होता है? और जब हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो एक बांग्ला में एक फ्रेज़ हम बहुत बोलते हैं कि रक्त गरम, व्हिच इज़ यू आर टू पैशनेट। आप बहुत पैशनेट है, आपको कुछ बोलना है आप रो देंगे और मैं हूँ भी एक इंसान ऐसा जो कि साइड में बैठ के आधा टाइम रोता रहता है। क्योंकि मैं फ़ील करता हूँ और ये जो
हमारे पिछले पैनल में भी ये बात हुआ कि जब हम बातें करते हैं, जब हम डेटा बन जाते हैं, वो डेटा किसके ऊपर होता है? हमारा दुःख के ऊपर होता है, हमारा पेन के ऊपर होता है, हमारा जॉय के ऊपर कितना ही होता है। पर होता तो है उसके ऊपर ना, वो तो इमोशंस के ऊपर बेस करके आप डेटा बना रहे हो और उस डेटा के ऊपर आप प्रोग्राम के लिए फंडिंग भी माँग रहे हो। पर वही तो है इमोशंस, दैट इज़ वेयर यू आर टारगेटिंग कि दुःख है इक्वल्स दिस इज़ हैपनिंग इक्वल्स पैसा चाहिए, ताकि दुःख कम हो जाए। पर है तो यही ना, फंडा तो यही है कि दुःख है, दुःख कम करना है, दुःख कम करने के लिए कुछ तो करना है। अभी ये इमोशन वैलिड है, ये डेटा वैलिड है, पर हम जब हमारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें, वो वैलिड नहीं। ये कैसे होगा? ये तो फन नहीं हो रहा है ना। तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ लिख के रखा है पर कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हूँ। जब हम मल्टीपल मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए जो आसमान भी बोल रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन मतलब विजिबिलिटी नहीं है और विजिबिलिटी मतलब सच में डिग्निटी नहीं है, ठीक है? विजिबिलिटी विल नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट टू डिग्निटी एंड दैट इज अ रियलिटी। तो हमें, मेरा जो फंडा था और ये जो अभी मैं आपके सामने बोल बैठ के बात कर पा रहा हूँ, ये भी ना बहुत सीखना पड़ता है बोलना। कोई सीख के तो सिखा के तो भेजता नहीं है बचपन से कि ऐसे बात करो, वैसे बात करो, इस जगह में इस भाषा में बात करना है, दूसरी जगह किसी और भाषा में बात करना है। आपको जगह बनाने का तो पड़ता ही है, पुश कर के जो आपने बोला था कि आगे आना होता है, कंटिन्यूअसली फाइट करना पड़ता है और उस फाइट के बाद बोलो कि इमोशनल मत हो, ऐसे कैसे होगा? और इमोशनल आर्टिकुलेशन के बारे में जब हम बात करें, तो वो कौन से फॉर्मेट में होगा? सिर्फ़ क्या वो मेरा भाषा में होगा? क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग बनाता हूँ, मैं ड्राइंग बनाता हूँ। जब मैं शुरू किया था अपना एडवोकेसी बोलो या एक्टिविज़्म बोलो, मैंने वैसे ही शुरू किया था क्योंकि मेरे पास वैसा लैंग्वेज नहीं था बात करने का। पहले मैंने क्वियर राइट्स से, क्वियर होने के एक्सपीरियंस के ऊपर ड्राइंग बनाना शुरू किया। उसके बाद मैंने दलित आइडेंटिटी, मेरे दलित आइडेंटिटी पे ड्राइंग्स बनाना शुरू किया, कॉमिक्स बनाना शुरू किया, ज़ीन बनाना शुरू किया। तब लगा मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत लोग हैं कि जिनके इस फीलिंग्स को भाषा नहीं मिल पाता है। हम अभी थोड़ा-थोड़ा करके लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं, पर अभी भी हमारे पास हर चीज़ का भाषा नहीं है। तो एक छोटा एग्ज़ाम्पल है कि मैं जब आँखें बनाता हूँ ना, मेरा आँखें देख के लगता है बहुत दुखी है। थोड़ा छोटा मतलब आँखें बहुत बड़ा होता है चेहरे से और आँखें का जो क्या बोलो टके आईबॉल वो बहुत छोटा होता है, तो लगता है ना बहुत थके हैं, क्योंकि है ना थके। थक तो गए हैं यार, अभी कैसे खुला-खुला ऐसा आँखें बनाने से थोड़ी मेरा इमोशन एक्सप्रेस होगा मेरे ड्राइंग से। तो वही है कि इमोशनल आर्टिकुलेशन जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारे लिए वो जगह नहीं है। तो वो हम फ़िल्म के माध्यम से कर सकते हैं, वो हम ड्राइंग्स के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, हम हमारा ही स्टोरी बता रहे हैं, हमारी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो इट इज़ एक्चुअली द डेटा यू वांट। है ना? तो अम्मी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, स्ट्रेट एज़ नॉलेज दे रहा हूँ जो एक्सपीरियंस से आ रहा है और वही रियलिटी है। पर एंड क्यों क्यों ज़रूरी है ये करना? क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस जो होता है कुछ मार्जिनलाइज़ेशंस के साथ बड़े होने का, वो होता है कि पहले तो आपको ये सिस्टम में एग्ज़िस्ट करना है, जो सिस्टम ही बहुत है खराब। है ना? और वो सिस्टम के साथ-साथ वो इरेज़र के साथ डील करना पड़ता है। जिस दलित स्पेस में मैं दलित तो हो सकता हूँ, पर क्या मैं दलित स्पेस में क्वियर भी हो सकता हूँ? या फिर क्वियर स्पेस में क्या मैं दलित हो सकता हूँ? और हो भी सकता तो कितना हो सकता हूँ? और अगर डिसेबिलिटी का कोई स्पेस है, उधर मैं दलित क्वियर होके जा सकता हूँ क्या? या फिर मुझे मेरा बस डिसेबल्ड आइडेंटिटी और मेरे आइडेंटिटी के जो एस्पेक्ट डिसेबिलिटी पे है उसको दिखाना है। तो ये इंटरसेक्शन सारे आते हैं हमारे स्टोरी टेलिंग में, हमारे इमोशंस में, तभी जगह हम बना रहे हैं, कैसे हम हमारे इमोशंस को बयाँ कर सकें, हमारे काम में और हाँ, ऑर्गनाइज़ेशंस में थोड़ा-थोड़ा तो जगह बना लिए हैं, थोड़े फ़िल्म्स बनाए हैं, जो हमारा है, हमने बनाया है, हमारे लिए बनाया है। आपको डेटा देने के लिए नहीं बनाया है, मेरे लिए है, मैं देखूँगा और ये मुझे जो मैं बचपन से विज़िबिलिटी नहीं मिला है, वो मैं अपने लिए, वो कम्युनिटी के लिए ऑफ़ कोर्स, पर सेल्फिशली अपने लिए, अपने मुद्दों पे मैं खुद बनाऊँगा और वो मेरा इमोशनल आर्टिकुलेशन है। आप
ने जो बोला वो मतलब हाँ, अगेन रिजू के जैसे मैं भी कुछ जोड़ नहीं सकता इसके ऊपर। ऑल्सो बिकॉज़ मेरा वो अनुभव भी नहीं रहा है। तो थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है अतुफ़ा। अ, आप मेंटल हेल्थ के संदर्भ में भी काम करते हैं और आप एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ। तो अ, मुझे आपसे पूछना था कि और ये सिर्फ़ आपके काम के लिए नहीं है, पर मतलब हम सबके सोचने के लिए भी है कि जब हम इस तरह का काम करते हैं जिसमें शायद खुद पे भी मतलब वो काम बहुत इमोशनली टैक्सिंग होता है। अभी जो शोएबी बोल रहे थे, वो काम जो वो खुद के लिए भी कर रहे हैं या अपने समुदाय के लिए भी कर रहे हैं कि आगे जो कोई और व्यक्ति होंगे जो इन्हीं पहचानों के साथ या और अन्य पहचानों के साथ होंगे, उनके लिए शायद वो रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। पर सबसे पहले मेरे लिए भी आसान हो जाए, है ना? तो जब हम काम कर रहे हैं उस तरह का तो वो जो इमोशनल लोड होता है, वो किस तरह से हम बैलेंस करते हैं? क्योंकि हम कम्युनिटी को भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि कम्युनिटी ने हमें अपनाया है मतलब हम कम्युनिटी के पास नहीं गए हैं, उन्होंने हमें अपनाया है, उन्होंने हमें वो जगह दी है इसलिए हम वहाँ पे जाके बैठे हैं आज। तो वो उनको भी कै उनके साथ भी कैसे हम अन्याय ना करें, इमोशनल जो एक अ, बिना वल्नरेबिलिटी के या बिना एम्पैथी के बिना कंपैशन के जाना, बिना उनके कॉन्टेक्स्ट को समझे जाना, वो भी ना करें और खुद की भी इमोशंस का ख़्याल साथ में रख सकें। सो सेल्फ केयर एंड कम्युनिटी केयर साथ में कैसे आता है एंड जब हम युवा नेतृत्व की बात कर रहे होते हैं, यूथ लीडरशिप की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें कहाँ आप इस चीज़ को देख पाते हो? तो आई थिंक काफ़ी खूबसूरती से जो हमारे पिछले पैनलिस्ट ने बात करी थी, ये उससे ही जुड़ा हुआ है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी सुपरफिशियल लेवल पे दिखा जाता है। तो जब हमारे यूथ कम्युनिटी लीडर्स कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक अजम्पशन है जो हमने डेवलपमेंटल सेक्टर में देखा है कि उनके पास सारी कैपेसिटी है, दे नो इट ऑल कि कम्युनिटीज़ के साथ काम कैसे करना है क्योंकि इन्होंने भी यही समान अनुभव जिए हैं। इनके भी लिव्ड एक्सपीरियंसेस कम्युनिटी से कहीं न कहीं मिलते हैं, तो इनके पास सब कुछ है, हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। बट इसी चीज़ को अगर हम गहराई से समझें कि जो शेयर ट्रॉमा होता है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट दे देगा। बेशक मैं सामने वाले व्यक्ति का अनुभव, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लिव्ड रियलिटी अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, मेरे पास वो कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बट अच्छे से काम कर पाने के लिए, कम्युनिटी के साथ कुछ जस्टिस कर पाने के लिए हमें चाहिए इनफ कैपेसिटी, इनफ सपोर्ट। क्योंकि रियलिटी तो यही है, जैसे शोए ने भी बोला कि जब हम कम्युनिटी में काम करेंगे और मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस मिरर कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति की लिव्ड रियलिटी से, तो गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, ग्रीफ फील होगा, लॉस फील होगा। बहुत नेचुरल है इन इमोशंस का आना और शायद यही इमोशंस हैं, आप सब कम्युनिटी सेक्टर से जो आते होंगे, डेवलपमेंटल सेक्टर से आते होंगे, आप सबको पता है हमारे सेल्फ का, हमारी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये इमोशंस ही हमारा पैशन कहीं न कहीं ड्राइव करते हैं, तो हम इन इमोशंस को पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन उस समय जब मैं काम कर रही हूँ और मेरी लिव्ड रियलिटी कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति के अनुभवों को मिरर कर रही है, मुझे उस वक़्त वो समानता दिख रही है, तो मेरे इमोशंस भी ऊपर आएँगे। उस वक़्त मैं उन इमोशंस को आइडेंटिफ़ाई करके, खुद के लिए जगह बना के सामने वाले व्यक्ति को भी सपोर्ट ऑफ़र कर दूँ, उसके लिए हमें इनफ कैपेसिटी चाहिए और ये इनफ कैपेसिटी हमारे यूथ लीडर्स के पास हो, इसकी ओनरशिप हम उन पे ही नहीं डाल सकते। यहाँ पे हमें एक सिस्टमिक शिफ्ट की नीड है। सिस्टम नीड्स टू ऑफर देम दैट सपोर्ट, हमें उन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना है, हमें उन्हें वो सेल्फ केयर के लिए जगह देनी है। वो सिस्टम के साइड से आएगा। हम वो एक्स्ट्रा बर्डन भी अपने कम्युनिटी लीडर्स पे नहीं डाल सकते कि आप खुद जगह बनाइए अपने इमोशंस के लिए, खुद के लिए भी जगह बनाएं, खुद का भी सेल्फ केयर बैलेंस करें और अपनी कम्युनिटी के लिए भी स्पेस ऑफर करते रहें। नहीं, वो बैलेंस ऑफर करने के लिए, वो बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए सिस्टम नीड्स टू ऑफर दैट सपोर्ट। मेंटल हेल्थ के लिए हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ आएगी कि जब हम काम कर रहे हैं तो वो केवल रिप्रेजेंटेशन पे ना रुक जाए कि भाई इन्हें तो सब पता है कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो ये कर पाएंगे। नहीं, हम उनको रिसोर्सेज भी दें, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दें।
अगर मुझे इसका काफ़ी रीसेंट एग्ज़ाम्पल शेयर करना हो, हम लोग एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ अभी काम कर रहे हैं। उसमें वो लोग जेंडर और मेंटल हेल्थ के इंटरसेक्शन पे काम कर रहे हैं। हमारी ऑर्गनाइज़ेशन मेंटल हेल्थ पे देख रही है। तो हमारे यूथ कम्युनिटी लीडर्स में एक ट्रांस वुमन है। उन्होंने बताया कि अभी मैंने मेंटल वेलबींग सर्कल करा और मेरा ग्रुप ट्रांस पीपल का था। जब वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस जब वो लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत आसान था एक हद तक समझ पाना कॉन्टेक्स्ट, कि अगर वो हाउसिंग रिलेटेड चैलेंज बता रहे हैं कि एक ट्रांस वुमन होने के नाते मुझे कितनी दिक्कतें आती हैं घर ढूँढने में, घर छोड़ के जाना कितना मुश्किल अनुभव होगा, तो मैं कॉन्टेक्स्ट समझ पा रही थी। शायद वो बिना गहराई में बातें अपनी डिटेल में शेयर नहीं कर रहे थे, तब भी मैं उनका कॉन्टेक्स्ट समझ पा रही थी। लेकिन उस वक़्त मेरे खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़े इमोशंस भी ऊपर आ रहे थे। मुझे भी वो फ्रस्ट्रेशन, दुःख, एजिटेशन महसूस हो रही थी। लेकिन क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में रिसोर्सेज़ सीख लिए, तो मैं वो सोमैटिक रिसोर्सेज़ यूज़ करके खुद को रेगुलेट कर पाई और सामने वाले व्यक्ति को सपोर्ट ऑफ़र कर पाई। तो जो हमारे ये इमोशंस हैं, ये पावर है। वो हमें एजेंसी देगी अगर हमारे पास वो कैपेसिटी और वो रिसोर्सेज़ हैं। तो आई थिंक सिस्टमिक शिफ्ट की ज़रूरत है कि हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे ना छोड़ दें, बल्कि एक कांस्टेंट उनको सपोर्ट भी देते रहें। क्योंकि जैसे शोए ने भी बोला, ये वर्क काफ़ी हमारे लिए मुश्किल है, काफ़ी ड्रेनिंग होता है, काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग होता है। तो वो रिसोर्सेज़ का बैलेंस साइड से बना रहना चाहिए। थैंक यू। हम कल से काफ़ी बात कर रहे हैं और शायद जो बातें मतलब अभी हो रही हैं यहाँ पे वो सब एक साथ जुड़ते जा रही है। और वो यही हमें बता रही हैं कि मतलब जब हम फंडिंग की या बजट एलोकेशन की, जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन की भी बात करते हैं, प्लानिंग फेज़ में भी किस तरह से इन सब चीज़ों के बारे में सोचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बाद में एज़ एन आफ्टर थॉट नहीं आ सकता। और इसके लिए टाइम, सिस्टम सब कुछ हमें पहले से प्लान करके सिस्टम को उस तरह से बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है सूडो। तो पहला तो कि कैसे हम लोग अभी इतनी सारी जो बातें हुई, तो इमोशंस तो एक बहुत ही वैलिड मतलब वो एग्ज़िस्ट करेंगे ही, उनका एग्ज़िस्टेंस हम नकार नहीं सकते, है ना? पर जब हम युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो हाउ आर यंग पीपल आल्सो इमेजिनिंग कि मतलब वो कैसे स्पेसेस क्लेम कर रहे हैं नए तरीकों से। और एक चीज़ है कि मतलब एक तो होती है रैशनल लीडरशिप और एक होती है इमोशनल लीडरशिप। तो और ज़्यादातर जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि लीडर को शायद रैशनल होना ज़रूरी है और प्रैग्मैटिक होना ज़रूरी है। ये सारे शब्द काफ़ी बार हमें बताए भी जाते हैं, हम सुनते भी और कई बार हम कोशिश भी करते हैं कि हम खुद भी उस चीज़ को ग्रहण करें। पर कहीं न कहीं फिर से वापस से हम इमोशंस को साइड में रख देते हैं। जैसे शोई ने बोला कि मतलब डेटा तो इमोशंस से ही निकल के आ रहा है, पर बाद में आप उन इमोशंस को ही साइड में कर दे रहे हो, तो बात कुछ जमती नहीं है। तो हाउ डू यू ऑल्सो create that balance? How are young people, because we see that young people are creating that balance in their leadership, and you being a young leader, how are you doing that? And how have you seen young people imagining those spaces and claiming those spaces? I don't think there is any easy answer. I can speak from my experience and what I have been doing with communities, with young people. Um, but before that, as everyone in the panel also spoke about how all of us are emotional beings, और मैं बहुत ही बचपन से इमोशनल मुझे याद नहीं है था कि नहीं था बट व्हाट आई आल्सो वांट टू फोरग्राउंड कि इसके पहले भी जब पैनल में श्रेयोशी बात कर रहे थे, दीपा बात कर रहे थे, आसमा बात कर रहे थे, मुझे इंस्टिंक्टिवली वहाँ पे बैठे हुए बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एंड जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता भी हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसमें मुझे दिखता है। और ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है गुस्सा रहना और फिर एक बहुत ही सॉफ्ट इंसान भी होना, वो बहुत ही एक ट्रेजिक कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से लड़ पड़ूँ। और अक्सर ऐसा भी होता था कि बचपन में हम जब निकलते थे घर से क्योंकि क्वेर इंसानों के साथ बहुत समय बुलिंग होता है, बहुत कुछ बोला जाता है, तो हमेशा खुद को दबा के चलना, जो कि टिपिकल डेफिनेशन ऑफ अ लीडर नहीं होता है। लीडर मतलब हमारे दिमाग में आता है कि बढ़-चढ़ के बात करेंगे, अच्छा आर्टिकुलेशन रहेगा, अंग्रेज़ी में अच्छे से बात कर पाएँगे इस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारा कुछ दिमाग में बहुत अच्छे से था। तो मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मेरे जैसे कोई व्यक्ति खुद को लीडर बुला सकते हैं या फिर लीडरशिप पोजीशन में आ सकते हैं।
तब जब इस सेक्टर में हम आए तो यहाँ पे भी दिखा कि दलित लोग लीडरशिप पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये जो एक कॉम्बिनेशन फिर से दिमाग में आया कि क्वेर होने का मतलब क्या होता है, दलित होने का मतलब क्या होता है। तब ऐसा लगा कि फिर से थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, फिर से बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं। सो इन ऑल माय करियर आई थिंक आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड, I have been holding a lot of fear. I've also been holding a lot of hope. And this is what makes me who I am. And I don't want to deny that because I think denying that is denying my humanity. और हमारे अंदर भी एज़ अ दलित पर्सन आई थिंक वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी राइट? जब मुझे लगा था कि अंग्रेज़ी बोलने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये सोशल मोबिलिटी मुझे चाहिए। ऑफ़ कोर्स लाइक अभी मुझे दिखता है कि किस तरीके से हॉलो है, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मुझे अंग्रेज़ी सीखना पड़ा। आई ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्पेसेस ऑल्सो नाउ। मुझे देखना था कि मेरे जैसा व्यक्ति हैं, जो दलित हैं, क्वेर हैं, वो इंटरनेशनल स्पेसेस में जाते हैं तो क्या होता है? किस तरीके से उनके अनुभव होते हैं? और वो कम्युनिटी में भी जाके काम करते हैं तो कैसा होता है? So, like after a point, I feel that personally, I also increasingly want to make a lot of controversial opinions, like Gen Zs call it hot takes. मुझे सेफ नहीं खेलना है क्योंकि मुझे अभी धीरे-धीरे लगता है कि मुझे जो लगता है मुझे बोलना है बिकॉज़ आई एम एन इमोशनल बीइंग। मुझे पर्सनली बहुत समय कंसर्न होता है व्हेन अ लीडर इज़ ओनली रैशनल। आई डोंट माइंड एज़ मच अगर कोई लीडर इमोशनल है। लेकिन अगर कोई लीडर बस रैशनल है तो मुझे थोड़ा-सा हिचकिचाहट होता है। Um, and a lot of times recently, like I have started something called Mool Stories. Mool in all the South Asian languages, Hindi, Bengali, Nepali, called Roots, जो हमने गर्ल्स नॉट ब्राइड्स में शुरू किया है, जहाँ पे हम यंग लोगों के जो अनुभव होते हैं चाइल्ड मैरिज के इर्द-गिर्द और जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं, उनको लेके हमने एक कहानी बोलना शुरू किया है, जहाँ पे हम सेंटिमेंट्स को आगे रखते हैं। जिनकी कहानी है, उनको हम आगे रखते हैं। तो उसके पहले कहानी के लिए मैंने राजस्थान के एक गाँव है जिसका नाम सिरोही है, वहाँ पे मैं गया था और अक्सर क्योंकि मतलब उस तरीके का ऐसा नहीं कि ये बात कर सकते, ये बात नहीं कर सकते हैं। जब हम यंग लोगों के साथ बात भी करते हैं तो मेरी दोस्ती हो जाती है और मेरे दोस्तों को पता है कि अक्सर मैं उनसे पूछता हूँ कि उनको कैसे पता है कि उनको प्यार होता है या फिर प्यार होने का मतलब क्या होता है? तो समुदाय की जो लड़कियाँ थी, उनके जो जवाब थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी इमोशनल थे। लेकिन मुझे याद है एक लड़के के साथ मैंने बात की थी जिसने बोला कि घर के बहुत सारे काम होंगे, जो लड़की से मेरी शादी होगी वो आके वो सारे काम करेंगे। सो देयर इज़ सो मच ऑफ रैशनल कि एक शादी का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, जो लड़कियों के लिए उतना नहीं था। तो फॉर मी आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ वैल्यू जब एक इमोशनल लीडर के अंदर हम रैशनल लेके आते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि आप किस तरीके से रैशनल्स को यूज़ कर सकते हो, डेटा यूज़ कर सकते हो, स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे बियॉन्ड एनजीओ सेक्टर कोई रैशनल लीडर जब इमोशन को यूज़ करता है, तो मुझे लगता है उसमें बहुत हार्म भी होता है, जो हम देखते भी आते हैं। A lot of time we have seen also men using emotions to harm people. And that's not something that I want to practice in my work and in the community. किस तरीके से हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं? अ, उसका सीधा कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कहीं पे जाके जैसे कि शोई भी बता रहे थे कि जब मार्जिनलाइज़्ड यूथ कुछ बोलते हैं या फिर लीडर्स कुछ बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत समय देयर इज़ अ डिस्कम्फर्ट टू ट्रस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल कि ये तो झूठ बोल रहे होंगे, इनको इतना दर्द कहाँ से आता है, इतना इनको रोना कहाँ से आता है। तो ट्रस्टिंग दैट वी होल्ड अ लॉट इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इट्स एग्जॉस्टिंग। That's something that we need to talk about and acknowledge. And beyond that, I feel a easy solution is also that we have to have more marginalized people, Dalit people, queer people, people with disability इन लीडरशिप पोजीशंस। उसके सिवा मुझे कभी नहीं लगता है कि कभी भी कोई सुधार आ सकता है। अभी दीपा भी जो बात कर रहे थे थाली वाली, 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि मुझे ग्रांट मिला था जहाँ पे मुझे लिखना था कि दलित क्वेर लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं एनजीओ सेक्टर में। और मेरे एक क्वेर फ्रेंड ने मुझे बोला था कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। एंड मुझे नहीं पता था मैं ये बात किससे शेयर करूँ, तो मैं दीपा के पास गया, हम इसी तरीके के किसी इवेंट में थे और दीपा ने फिर मुझे समझाया कि थाली तो हमारी ही है, तो कुछ भी करो उस थाली में, व्हिच अ लॉट ऑफ नॉन दलित, नॉन आदिवासी पीपल वुडंट टेल मी।
सो आई डू नीड दिस मेंटरशिप इन द सेक्टर एंड डू नॉट हैव दैट मेंटरशिप। मेरे ऊपर बहुत कम दलित लोग हैं जो लीडर्स हैं, बहुत कम क्वेर लोग हैं जो क्वेर लोग हैं जो लीडर्स हैं। तो लीडरशिप में इन लोगों को लाना, यंग लोगों को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज पॉसिबल है। वी ऑल्सो टॉक अ लॉट अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, जहाँ पे हम जेंडर नॉर्म्स को चेंज कर पाते हैं, यंग लोगों को लेके आ पाते हैं लीडरशिप पोजीशंस में। तो मुझे लगता है उसको लेके भी टटोल के देखने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अ, अभी कुछ दलित लोगों ने बोलना शुरू किया है, कुछ कोल लोगों ने बोलना शुरू किया है अपने अनुभवों के बारे में। जब भी हमको डिस्कम्फर्ट होता है, हम शायद भाषा के ज़रिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस डिस्कम्फर्ट का कोई वैलिडिटी नहीं है। अ लॉट इज़ येट टू बी आर्टिकुलेटेड। तो जब भी कोई मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसको ट्रस्ट करना और सीखना, बिकॉज आई थिंक वी ऑल्सो शेयर अ लॉट ऑफ विजडम विद द वर्ल्ड विच इज नॉट एक्नॉलेज्ड द सेम वे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हाट वी ब्रिंग इनटू द स्पेस। आई फील दैट मार्जिनलाइज्ड लोग इतना विजडम स्पेशली एनजीओ सेक्टर में लेके भी आते हैं। वी नीड टू एक्नॉलेज दैट, वी हैव टू फोरग्राउंड दैट। विदाउट दैट मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी पॉसिबल होगा। एंड वी नीड टू exist beyond this very dedicated targeted panel discussion, because I have opinions about health, about education, about policy, and I also want to be in those spaces. So मुझे लगता है कि हमको दूसरे हमारे ओपिनियन क्या है दूसरी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में ही बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एग्री कि ये पैनल स्पेसेस से बढ़कर भी हमें हमें दुनिया को भी या इन इन कॉन्फ्रेंसेस को भी किस तरह से कर सकते हो उसको तो रीइमेजिन करने की बहुत ही ज़ोर से ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। एक सवाल था जो आप तीनों से है, वो ये आई एम सॉरी मैं आप लोग को रोक के रख रहा हूँ पर चलेगा ना अगर ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी-सी बढ़ जाए तो? ठीक है। सो वी हाँ, अ वी हैव सम टाइम। सो हाँ, सो एक क्वेश्चन था कि जब हम इमोशंस की बात करते हैं लीडरशिप में, एंड थैंक्स फॉर आर्टिकुलेटिंग दिस सो वेल, तो कई बार इमोशंस को आड़े में लेकर अकाउंटेबिलिटी रह जाती है, अकाउंटेबिलिटी छोड़ देते हैं और खाली इमोशंस को आड़े लेकर, क्योंकि खुद का उसमें फायदा हो रहा होता है या शायद पता नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हाउ एज यंग लीडर्स कैन वी होल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड इमोशंस, एंड आई नो दैट काफी सारे यंग लीडर्स ऑलरेडी ये चीज क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो वो क्या तरीका है या आप अपने अनुभव में उसको कैसे देख रहे हैं? हाउ आर यू होल्डिंग इमोशंस, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, ऑल ऑफ इट साथ में? कि इट लिंक्स टू हमारा रैशनल और रिलेशनल लीडरशिप पे। व्हाट आई फील वेरी स्ट्रांगली इज कि देयर इज नॉट नो ईदर और इन दिस, इट्स अ स्पेक्ट्रम। लीडरशिप का ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें एक साइड हम बोल सकते हैं रैशनल लीडरशिप है, एक साइड रिलेशनल और इमोशनल लीडरशिप है। तो जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आई थिंक दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ विजडम एंड द सेम कैपेसिटी कि किस कभी हमें रैशनल लीडरशिप यूज करनी होगी, कभी हमें इमोशनल और रिलेशनल लीडरशिप यूज करनी होगी। बट वो विजडम कि कब कौन सी वाली यूज करनी है, दैट अगेन कम्स फ्रॉम द कैपेसिटी। अगर मेरे पास वो विजडम है, वो कैपेसिटी है इस चीज को गेज कर पाने की, तो मैं कर पाऊंगी। सो आई थिंक अगेन providing enough support and resources to the people from the community who are doing this work is one thing. एंड एक थॉट जो उससे रिलेटेड भी आता है कि द मोस्ट रैशनल थिंग दैट वी कैन डू अराउंड दिस इज while working with community members is to be relational, because like you said, जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो कम्युनिटी के लोग हमें अपना रहे हैं, तो वहाँ पे रिलेशनल डायनेमिक्स बहुत काम आते हैं। सो आई थिंक स्टेइंग विद दैट थॉट कि वो हमें बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, बट अगेन सिस्टमिक शिफ्ट कि हम उनको इतने इनफ रिसोर्सेज दें कि वो सामने वाले पर्सन के पास स्पेस है टू बी एबल टू गेट बोथ दी स्पेक्ट्रम्स। आई एग्री कि हाँ, वो एक मतलब दिस और दैट नहीं होता है, चूज़ तो नहीं कर सकता और इवन सिचुएशन वाइज़ बहुत चेंज होता है कि कब करें। पर अकाउंटेबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है क्योंकि आई रूट अ लॉट ऑफ माय वर्क एंड आई आल्सो टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि हाँ, हूँ इमोशनल अभी।
है तो है। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे लाए? उसमें मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि रैशनली तुम्हारा ये टारगेट है और ये डिलिवरेबल्स है, तो तुम अगर रैशनली नहीं करोगे तो इमोशनली कहाँ तक पहुँचोगे, है ना? पर मुझे लगता है स्ट्रैटेजीज़ आप इमोशनली डेवलप करते हैं। इमोशन से ही आई फील इट इज़ एट द कोर ऑफ ऑल आवर बीइंग। So, and accountability is a primary is as a human we have a lot of accountabilities, right? We take accountability for our action, बहुत कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि it always has to be separated in that way कि हाँ, accountability होने के लिए हमें rational होना पड़ेगा, हम emotionally भी accountability ले सकते हैं। और शायद ये अकाउंटेबिलिटी थोड़ा अलग दिख सकता है। और क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो भी है कि वो रिसोर्स ही इतना कम है हमारे पास शुरू करने के लिए काम, कि अकाउंटेबिलिटी मैं तो ले रहा हूँ कि ठीक है यार ये हो रहा है। वो बाकी अकाउंटेबिलिटी है क्या, कि रिसोर्स देने का अकाउंटेबिलिटी, शेयर देने का भी नहीं, शेयर करने का अकाउंटेबिलिटी, या फिर एक्सपीरियंस एक साथ डेवलप करने का अकाउंटेबिलिटी। सो या आई थिंक आई डू अग्री विद बोथ ऑफ यू। मुझे अलग से बहुत ऐसा कुछ रेडिकल सा तो जोड़ना नहीं है, लेकिन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि देयर हैव टू बी एनफ स्पेस टू फेल। ऑल ऑफ अस आर फ्लॉड बीइंग्स एज लीडर्स, तो हम हमेशा सब चीज़ें बहुत अच्छे से सही से करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। बात ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही जतन से, मन से, अच्छे से काम हम करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ये होता है ना कि एक तो मैंने देखा भी है कि द मोमेंट वी टॉक अबाउट मार्जिनलाइज्ड पीपल्स लीडरशिप, देयर इज़ एन इमेजिनेशन ऑफ स्कार्सिटी दैट्स क्रिएटेड। एंड वी डू नॉट टॉक अबाउट द अबंडेंस कि अगर ये मौका आपके हाथ से चला जाए, तो फिर गया, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी गई। या फिर यहाँ पे जाने का मौका है, 5 मार्जिनलाइज्ड लोग मिलके भी लड़ो वहाँ पे जाने के लिए। So there is a creation of this scarcity which we need to challenge, and we have to talk about the abundance that we have, the kind of opportunities that we have in the space. तो उस हिसाब से भी क्रेडिबिलिटी की या फिर हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में जब सोचते भी हैं, तो अगर फेल भी हो जाता है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद भी मौके आएँगे, आप सीखोगे अपने अनुभवों से। हम ज़्यादा मौका हमको देना चाहिए क्योंकि यंग लोगों के पास एक्सपीरियंसेस भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखते भी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो ये मौका यंग लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मल्टीपल राउंड्स की अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, आपका खुद का नेचर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, उसको समझना और उसके हिसाब से काम करना। सो दैट्स आई थिंक व्हाट आई थिंक अबाउट इट। तो थैंक यू शेयर करने के लिए। और एक चीज़ जो अभी मेरे ज़हन में आ रही है वो ये है कि हम यूथ लीडरशिप की बात तो कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि शायद हमें एट लार्ज लीडरशिप को देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि लीडरशिप के प्लेसेस कौन एक्चुअली ऑक्यूपाई कर रहा है, रिसोर्सेज ऑलरेडी किनके पास हैं, और क्या वहाँ पे भी हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें towards self, towards teams, towards community, and towards young leaders as well. And then we also want to obviously be accountable, all of us, emotional, accountable leaders, young leaders. अभी बस 5 मिनट के लिए 5 मिनट है बिकॉज हम अभी लीडरशिप और स्पेस की बात कर रहे हैं। तो हम अभी किसी एक reflection, because it's a fishbowl format, so we also don't just want to hear the speakers, we also want to open up the space for audience members. So agar koi, yes, one reflection, but we have time for one reflection. So one young leader, if someone wants to come and agar wo apna anubhav ya insights ya reflections share karna chahte hain. I'm Shabbo, from a research scholar from Jamia Millia Islamia. First of all, thank you so much, Breakthrough, for this lovely conversation and the very first previous panel, and this panel was very engaging, and I connect most of this because they are youth, and I most connect with them. And I noticed one thing, that this chair was empty in both the panel, but this was filled in all the earlier panel. Because I wanted to be there some upper caste people who talk about for them, because we
नीड अ लाइक हमें ऐसी ज़रूरत है कि हम सबको एक साथ रहना है ना? तो हम सिर्फ़ उनको छोड़ कर के बात नहीं कर सकते कि हमें इन मार्जिनलाइज़्ड पीपल को उठाना है, या क्योंकि मेरी हमेशा मेरे फ्रेंड लोग के साथ इसी चीज़ पे एक बहस हो जाती है कि अगर वो बोलते हैं कि वो हमारे लिए या मुस्लिमों के लिए थोड़ी-सी उस तरीके से नहीं होता है जैसे इस्लामोफोबिया एम लाइक दिस, तो बट हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे ही पार्ट है और हमें एक होकर के चलना है ना एज अ कंट्री। तो आई विश कि यहाँ पे कोई होता अपर कास्ट से जो कि हम सबकी बातों को इस तरीके से रख पाता, जैसे कि यहाँ पे या फिर कोई मेल मेंबर होता, तो इस तरीके से तो दैट वुड बी मोर बेटर एंड होप हम इस चीज़ को भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर इस चीज़ में लैकिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो लोग आगे नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको उनकी कम्युनिटी से फिर हेट्रेड मिलेगा कि तुम उनकी बात को जाकर के रख रहे हो, क्योंकि कुछ लोग जाकर के जब रखते हैं मार्जिनलाइज्ड लोगों की बात तो उन्हें उतना मतलब उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता अपनी ही कम्युनिटी से। तो ऐसा मतलब ये मेरा ओपिनियन है, सबके अपने-अपने ओपिनियन हो सकते हैं एंड दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू शब्बू। मैं क्या बोलूँ? थैंक यू। पॉइंट टेकन एंड अगर कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो इधर अलग-अलग कास्ट लोकेशन से लोग हैं। बट हाँ जी, पर नहीं इंक्लूजन की बात नहीं है, बट डेफिनिटली पॉइंट टेकन की बात जब हो रही है और किसी एक मुद्दे पर हो रही है, तो जो पहले भी बात की थी कि सिर्फ उसी मुद्दे के से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो पहचान है उन्हीं को ना बिठा दिया जाए स्टेज पे, क्योंकि सिर्फ उसी टाइम बिठाया जाता है। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड थैंक यू सो मच। पॉइंट टेकन, और ये नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे। ओके, अब विदाउट फर्दर अडू वी विल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू